एक क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, एक विचारक जिसने हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी, और एक ऐसा नाम जो गांधी की हत्या से जुड़ा लेकिन बरी हो गया। आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की। एक ऐसा नाम जिसे लेकर आज भी जबरदस्त भावनाएं तो हैं, लेकिन उतनी ही उलझन भी। तो सवाल यही उठता है कि सावरकर कौन थे, देशभक्त या देशद्रोही? क्या वो आज़ादी के एक नायक थे या फिर मुश्किल वक्त में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले? चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, सावरकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो कितने अलग हैं। एक तरफ उन्हें वीर सावरकर और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो दूसरी तरफ उन पर गंभीर आरोप भी लगते हैं। यही वजह है कि भारतीय इतिहास में वो इतने विवादित रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे, उनके जीवन के हर पहलू को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सावरकर की जिंदगी असल में विरोधाभासों से ही भरी है। तो चलिए उनके हर दौर को समझते हैं ताकि इस जटिल शख्सियत को थोड़ा और करीब से जान सकें। उनकी कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से। देखते हैं कि कैसे कुछ निजी हादसों और एक विद्रोही सोच ने भारत के सबसे चर्चित क्रांतिकारियों में से एक को जन्म दिया। नासिक में जन्मे सावरकर का बचपन आसान नहीं था। सिर्फ 9 साल के थे जब मां गुजर गईं और 16 की उम्र में पिता भी नहीं रहे। इन हादसों ने उनके अंदर एक बहुत ही मजबूत इरादों वाले इंसान को घड़ा। उनकी इसी काबिलियत को लोकमान्य तिलक ने पहचाना और 1906 में उन्हें लंदन भेज दिया, कानून की पढ़ाई के लिए भी और क्रांति के गुर सीखने के लिए भी। और लंदन में उन्होंने जो किया उसने तहलका मचा दिया। उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये ब्रिटिश राज पर एक हमला थी। अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया, पर एक किताब क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से गीता बन गई। हॉलैंड, फ्रांस से छिपकर भारत के कोने कोने में पहुंची। सावरकर की बातों में वो आग थी कि मदनलाल ढींगरा जैसे कई नौजवान उनसे जुड़ गए। ढींगरा ने इंडिया हाउस में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और 1 जुलाई 1909 को उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। कई इतिहासकार ये भी आरोप लगाते हैं कि ढींगरा को वो बंदूक खुद सावरकर नहीं दी थी। अब बात करते हैं उनके क्रांतिकारी जीवन के सबसे नाटकीय हिस्से की, उनकी गिरफ्तारी, भागने की एक दिलेर कोशिश और वो सजा जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सावरकर पर आरोप बहुत गंभीर थे। भारत में 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें भेजने का आरोप, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप और नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप। इन सब मुकदमों के लिए उन्हें वापस भारत लाया जा रहा था। और रास्ते में जब उनका जहाज फ्रांस के मार्सेई पोर्ट पर रुका तो सावरकर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जहाज के एक छोटे से सीवर होल से निकलकर समंदर में कूद गए। गोलियों की बौछार के बीच तैरकर वो फ्रांस की जमीन तक पहुंच गए और एक पुलिस वाले से राजनीतिक शरण मांगी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उन्हें वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। उन्हें सजा हुई दोहरी उम्र कैद, मतलब 50 साल काला पानी की। और अंडमान की सेलुलर जेल कोई आम जेल नहीं थी, वो जीते जी एक नर्क थी। कैदियों को जानवरों की तरह कोल्हू में जोता जाता था, कोड़ों से पीटा जाता था। इसी भयानक टॉर्चर के बीच सावरकर ने वो फैसले लिए जो आज भी विवादों में हैं। और यहीं से सावरकर की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। क्रांतिकारी एक्शन से हटकर उन्होंने एक नई राजनीतिक विचारधारा पर काम करना शुरू किया। और इसकी शुरुआत हुई उन विवादित दया याचिकाओं से। जेल में अपने करीब 10 सालों के दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 6 दया याचिकाएं लिखीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन याचिकाओं में लिखा क्या था। अपनी 1913 की एक याचिका में उन्होंने लिखा कि वो एक भटके हुए बेटे की तरह सरकार के पास लौटे हैं और सरकार की किसी भी तरह से सेवा करने को तैयार हैं। जरा सोचिए, ये शब्द उस क्रांतिकारी के थे जिसने कभी अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी थी। और यहीं आकर सावरकर पर बहस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उनके समर्थक कहते हैं कि यह जेल से बाहर आने की एक चालाक चाल थी, एक रणनीति थी। वहीं उनके आलोचक इसकी तुलना भगत सिंह से करते हैं, जिन्होंने माफी मांगने के बजाय फांसी को चुना। सच क्या था, ये बहस आज भी जारी है। अच्छा, जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को एक व्यवस्थित रूप दिया। उनके मुताबिक सच्चा भारतीय वो है जिसके लिए भारत सिर्फ पितृभूमि और मातृभूमि ही नहीं बल्कि पुण्य भूमि भी हो।
इस परिभाषा पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इसके हिसाब से मुस्लिम और ईसाई, जिनकी पुण्य भूमि भारत से बाहर है, वो इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे। अब हम आते हैं सावरकर की जिंदगी के सबसे आखिरी और शायद सबसे संवेदनशील पड़ाव पर, महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आना। गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया। केस में सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने कोर्ट में कहा कि हत्या से पहले गोडसे और आप्टे को सावरकर ने यशस्वी हो कहकर आशीर्वाद दिया था। लेकिन बड़गे की इस गवाही को साबित करने के लिए कोई दूसरा सबूत या गवाह नहीं मिला, इसलिए अदालत ने सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। असल में गांधी और सावरकर ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, ये भारत के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। एक तरफ गांधी की अहिंसा, धार्मिक सद्भाव और सत्याग्रह की सोच थी, तो दूसरी तरफ सावरकर की सशस्त्र क्रांति, हिंदुत्व और सैन्य ताकत की विचारधारा। और आखिर में बात यही है कि इन दोनों विचारधाराओं में कोई बीच का रास्ता नहीं है। एक को मानना दूसरे को नकारने जैसा है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, सावरकर कौन थे? एक नायक जिसकी रणनीति को दुनिया समझ नहीं पाई, या एक खलनायक जिसने अपने ही आदर्शों के साथ समझौता कर लिया?